नंबी नारायण ये नाम आजकल काफी सुर्खियों में है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या बात है जो इस नाम नंबी नारायण को खास बनाती है। जब भी देशभक्त शब्द आता है, हमारी आंखों के सामने सेना के जवानों का चेहरा अपने आप आ जाता है। सेना के अलावा भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो दिन रात निस्वार्थ इस देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे उनकी राह में कितने भी कांटे क्यों न बिछाए जाएं। यहाँ तक कि उन्हें देशद्रोही और गद्दार तक भी कह दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसरो इंजीनियर नंबी नारायण की, जिन्हें देश से गद्दारी करने के झूठे आरोपों में फंसाया गया था। नंबी नारायण की कहानी देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि कैसे एक निर्दोष देशभक्त को राजनीतिक साजिश में फंसाकर देश का गद्दार साबित कर दिया जाता है। भारत को नीचा दिखाने में विदेशी क्रांताओं के साथ साथ हमारे देश के चंद लोगों का हाथ भी रहा है, चाहे वो जयचंद हो या फिर मीर जाफर। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं, अपने ही देश की पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये कहानी भी हमें यही बताती है कि कैसे रशिया और अमेरिका से मिलकर देश के कुछ लोगों ने नंबी नारायण, जो कि जी जान से देश को अंतरिक्ष की दुनिया में सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें गद्दार साबित कर दिया। 12 दिसंबर 1941 को जन्मे एस नंबी नारायण तमिलनाडु के रहने वाले हैं। नंबी नारायण का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता को छोटी उम्र में ही खो दिया था। नंबी नारायण की शादी मीना नाम्बी से हुई। दंपति का एक बेटा शंकर कुमार नारायणन और एक बेटी गीता अरुणन हैं, जो बेंगलोर में रहते हैं। नारायणन साल 1966 में इसरो में शामिल हुए। 1970 के दशक की शुरुआत में नारायणन ने इसरो के भविष्य के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में लिक्विड ईंधन वाले इंजनों की आवश्यकता की भविष्यवाणी की। उन्होंने लगभग 600 किलो के पहले थ्रस्ट लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर्स को डिजाइन किया और भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने सॉलिड मोटर्स पर काम किया। नारायणन की परियोजना को उस समय के इसरो अध्यक्ष सतीश धवन और यूआर राव ने काफी सपोर्ट किया। वह क्रायोजेनिक डिवीजन के प्रभारी थे। उन्होंने विकास नाम के इंजन को विकसित किया, जिसका उपयोग कई इसरो के रॉकेट्स में किया गया था। विकास इंजन ने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे मिशनों में काफी मदद की। इधर नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने में लगे थे और उनके खिलाफ भयंकर साजिश चल रही थी। जब नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने के एकदम करीब थे, तो उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सबसे पहले अक्टूबर 1994 को मालदीव की एक महिला मरियम राशिदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया। राशिदा को इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद केरल पुलिस ने साल 1994 में तिरुवनंतपुरम में इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण समेत 2 अन्य वैज्ञानिकों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के भारतीय प्रतिनिधि एसके शर्मा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया था। इन सभी पर इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान समेत दूसरे देशों को बेचने के आरोप लगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने तब क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहे नंबी नारायण से पूछताछ शुरू की। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। तब यह मामला अखबारों की सुर्खियों में रहा। बिना जांचे परखे पुलिस की थ्योरी पर भरोसा करते हुए मीडिया ने भी नंबी नारायण को देश का गद्दार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गिरफ्तारी के समय नंबी नारायण रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन पर लगे आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने देश को रॉकेट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम में कई दशक पीछे धकेल दिया। दिसंबर 1994 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोपों को सही नहीं पाया। अप्रैल 1996 सीबीआई ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में फाइल एक रिपोर्ट में बताया कि पूरा मामला फर्जी है और लगाए गए आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। सीबीआई जांच में ये बात सामने आई कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाया गया था। जांच में इस प्रकार के संकेत मिले कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के इशारे पर केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने नंबी नारायण को साजिश का शिकार बनाया। यह सारी कवायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्वस्त करने की नीयत से हो रही थी। यह वह दौर था जब भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए अमेरिका समेत अन्य देशों पर निर्भर था। करोड़ों अरबों रुपए किराए पर स्पेस टेक्नोलॉजी इन देशों से आयात किया करता था। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को कारोबारी नुकसान होने का डर था। एसआईटी के जिस अधिकारी सीवी मैथ्यूज ने नंबी के खिलाफ जांच की थी, उसे केरल की कम्युनिस्ट पार्टी ने बाद में राज्य का डीजीपी बना दिया। सीबीआई जांच में सीवी मैथ्यूज के अलावा तब के एसपी के जोशुआ और एस विजयन भी शामिल थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने इसके लिए केरल की तत्काल कम्युनिस्ट सरकार में शामिल बड़े नेताओं और अफसरों को मोटी रकम मुहैया कराई थी। असल में देश से गद्दारी नंबी नारायण ने नहीं, ये लोगों ने की थी। मई 1996 में कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट स्वीकार की
और इस केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। मई 1998 में केरल की तत्कालीन सीपीएम सरकार ने मामले की फिर से जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज कर दिया। ईयर 1999 में नंबी नारायण ने मुआवजे के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। 2001 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केरल सरकार को उन्हें क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी। वैसे तो नंबी नारायण 1996 में ही आरोप मुक्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई को जारी रखा और 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को उनके खिलाफ सारे नेगेटिव रिकॉर्ड्स को हटाकर उनका सम्मान फिर से बहाल किया। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली जस्टिस एम.ए. खानविलकर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की 3 जजों की पीठ ने केरल सरकार को आदेश दिया कि नंबी नारायण को उनकी सारी बकाया रकम और मुआवजे और दूसरे लाभ दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नंबी नारायण को मुआवजे के साथ बकाया रकम और दूसरे लाभ केरल सरकार देगी। इसकी रिकवरी उन पुलिस अधिकारियों से की जाएगी जिन्होंने जासूसी के छोटे आरोपों में उन्हें फंसाया। साथ ही सभी सरकारी दस्तावेजों में नंबी नारायण के खिलाफ दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबी नारायण को हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती, लेकिन नियमों के तहत उन्हें 75 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जब वो सुना रहे थे तब नंबी नारायण वहीं मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि नंबी नारायण के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती तो भारत 15 साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता। उस दौर में भारत क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पाना चाहता था। अमेरिका ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया था। रूस से समझौता करने की कोशिश हुई। बातचीत अंतिम चरण में थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस मुकर गया। तब नंबी नारायण ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया था कि वह अपनी टीम के साथ स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएंगे। वह अपने मिशन को सही दिशा में लेकर जा रहे थे। तभी अमेरिका के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश की गई। मोदी सरकार ने नंबी नारायण को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। देश के महान वैज्ञानिक के साथ हुई साजिश के खिलाफ भाजपा को छोड़कर किसी राजनीतिक दल ने कभी आवाज नहीं उठाई। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस मामले में पहले से नंबी नारायण के समर्थक में खुलकर बोलती रही हैं। उन्होंने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस साजिश के तमाम पहलुओं को उजागर किया था। साल 2019 में भाजपा सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। नंबी नारायण ने कहा था, पद्म भूषण सम्मान से नवाजे जाने की मुझे बहुत खुशी है। मुझे सभी स्वीकार कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुझे निर्दोष बताया, फिर केरल सरकार मेरे पास आई और अब केंद्र सरकार ने भी मुझे स्वीकार कर लिया। नंबी नारायण पर अभी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे सिनेमा घरों में जाएं और इस फिल्म को जरूर देखें और इसे अपना समर्थन दीजिए। अगर आपको हमारे पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान नुपुर के खिलाफ कई आपत्तिजनक बयान दिए गए। सोशल मीडिया पर भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसा ही कुछ कश्मीर से सामने आया है, जहां एक यूट्यूबर ने यूट्यूब पर ग्राफिक्स के जरिए नुपुर शर्मा का सिर काटते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। कुछ ही देर बाद ये वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर लोग इस यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। बढ़ते विरोध के बाद यूट्यूबर ने एक और वीडियो जारी कर माफ़ी मांग ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। फैसल वानी का वायरल वीडियो। बीते दिन यूट्यूब पर फैसल वानी नाम के एक यूट्यूबर का वीडियो पोस्ट किया गया। वायरल वीडियो में फैसल ग्राफिक्स के जरिए नुपुर शर्मा के ग्राफिक का सिर काटते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर भी किया गया। वायरल वीडियो में फैसल वानी कह रहा है, नो एक्शन नो वारंट। रसूल की शान में गुस्ताखी करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही सज़ा है, सिर कल्ब। इसके बाद वो ग्राफिक एनिमेशन के जरिए सिर काटते हुए दिखाई देता है, फिर कटे हुए सिर को फेंक देता है। ये ग्राफिकल वीडियो काफ़ी आपत्तिजनक और असंवेदनशील है, इतना कि ट्विटर पर इसको लेकर लेबल लगा दी। इधर इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैसल ने एक और वीडियो बनाया जिसमें उसने माफ़ी मांगी। नए वीडियो में फैसल ने कहा कि मेरा नाम फैसल वानी है। कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो नुपुर शर्मा के बारे में था। मैंने जो वीएफएक्स वीडियो बनाया था वह बहुत तेज़ी से वायरल हो गया, जिस वजह से मैं बेगुनाह फंस गया और बाहर के जो मीडिया वाले हैं वो मेरे वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं, ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है। लेकिन इंसानियत के लिहाजा से मैं अपने पुराने वीडियोस में बोल चुका हूं कि मेरा इरादा दूसरे धर्म के लोगों को चोट पहुंचाना नहीं है, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि दूसरे धर्मों की इज्जत करें। मैं हर धर्म की इज्जत करता हूं। हाँ, मैंने वो वीडियो बनाया था, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हिंसा हो जाए। उस वीडियो को कल रात को ही मैंने डिलीट भी कर दिया था। मैं उसके लिए सबसे माफ़ी भी मांगता हूँ। इसके आगे फैसल ने कहा कि वो लेडीज़ गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, लेकिन कुछ समय से वो बिजनेस बंद है, इसलिए उसने दिल्ली से कंप्यूटर कोर्स किया। इसके बाद उसने यूट्यूब पर वीडियोज़ पोस्ट करना शुरू किया। इसके साथ ही फैसल ने यह भी कहा, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था
उसी तरह से उसकी माफ़ी का वीडियो भी वायरल होगा। इस वीडियो के शेयर होते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया है और वो ट्विटर पर फैसल को बुरा भला बोल रहे हैं। एक ट्विटर यूज़र ने लिखा है कि हे भगवान, मैं बिना उल्टी किए हुए इस वीडियो को नहीं देख पा रही हूँ। उम्मीद है कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा और यूट्यूब इस घिनौने वीडियो को हटा देगा। बताते चलें, इससे पहले 10 जून को नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। रांची में तो हवा में फायरिंग भी करनी पड़ी। फिलहाल अलग अलग राज्यों में पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई। कहावत है कि कम उम्र में सफलता मिल जाए तो उसे लंबे समय तक संभाले रखना काफ़ी मुश्किल होता है। यही कहावत सही साबित हो रही है झारखंड की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल पर। पूजा सिंघल का जन्म देहरादून में हुआ था। गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। पूजा साल 2000 के बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। महज 21 साल की उम्र में ही पूजा ने यूपीएससी की परीक्षा पास करके तहलका मचा दिया था। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। कभी यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए पूजा एक मिसाल हुआ करती थी, लेकिन उनके विवादित करियर लोगों के दिमाग में उनकी छवि बदल कर रख दी है। जहां भी वो तैनात रही, विवादों से उनका नाता रहा। पूजा सिंघल का जन्म 7 जुलाई 1979 को देहरादून में हुआ। पली बड़ी भी वो देहरादून में। गढ़वाल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस का इम्तिहान निकाल लिया। ऑनलाइन उनके बारे में जितनी जानकारी मौजूद है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि पूजा का एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया रहा है। पूजा 2000 बैच की आईएएस है। 21 साल की उम्र में आईएएस बनकर पूजा ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। करियर की शुरुआत में उन्होंने 2004 तक एसटीओ सब डिविजनल ऑफिसर के रूप में काम किया। फिर प्रमोशन हुआ तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी बनकर गई। रांची में वो सामाजिक न्याय विभाग में भी पोस्टेड रही। पूजा की पहली शादी झारखंड कैडर के आईएएस राहुल पुरवार से हुई थी, लेकिन 3 साल बाद उनका तलाक हो गया। तब भी खबरें बनी थी। बाद में पूजा ने रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल के मालिक और फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस करने वाले अभिषेक झा से शादी कर ली। तब भी खबरें बनी थी। कुल मिलाकर झारखंड कैडर की आईएएस पूजा सिंघल हमेशा से चर्चा में रही हैं। हेमंत सरकार में पूजा सिंघल उद्योग खनन सचिव हैं। जेएसएमडीसी के निर्देश हैं। कई सारे पद हैं। हेमंत सरकार उन पर मेहरबान है। पूजा सिंघल ने अपने आईएएस करियर की शुरुआत झारखंड के हजारीबाग से की। सबसे पहले वो एसडीओ बनी हजारीबाग में। पहली पोस्टिंग में उन्होंने जी जान लगाकर काम किया। कहते हैं कि अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान उन्हें पता लगा कि स्कूल किताबें ब्लैक में बेची जा रही हैं। उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन लिया और इस गिरोह का भांडा फोड़ा। बहुत तारीफ हुई। सबको लगा कि पूजा एक तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर है। धीरे धीरे इनके काम की तारीफ हर जगह होने लगी। पूजा सिंघल का रिलेशन झारखंड सरकार में सबसे अच्छा था। इवन ऑपोजिशन के लीडर्स के साथ भी अच्छे संबंध थे। चाहे सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या फिर बीजेपी की रही हो, इनके काम पर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि इन्होंने सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान 2013-14 में मनरेगा, जो कि एक योजना है जिसके तहत गरीब मजदूरों को काम मिलता है, पता चला कि उसमें कुछ घोटाला हुआ है। पैसे सरकार की तरफ से तो निकले, पर अधिकारियों की मिलीभगत से गरीब मजदूरों तक नहीं पहुंचे। धीरे धीरे ये मामला मीडिया में आया। इस पर जांच चलती रही। फिर अचानक इसमें एक जूनियर इंजीनियर विनोद का नाम आया। ये सब चलता रहा। आखिरकार ये मामला ईडी को सौंपा गया। ईडी ने इसी साल इस जूनियर इंजीनियर को बंगाल से पकड़ा। उससे पूछा गया कि तुमने 2013-14 में मनरेगा का पैसा अपने पर्सनल खर्चे में यूज़ किया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, पर कहा कि वो इस जुर्म में अकेला शामिल नहीं है, बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसने कमीशन दिया था। जब ईडी ने जांच की तो पाया कि जिन 3 जिलों में ये घोटाला हुआ, उसी दौरान पूजा सिंघल उन 3 एरिया की डीएम थी, यानी उस जिले की मालकिन वो थी और सारा पैसा उनके थ्रू ही होकर जाता था। अगर एक जूनियर इंजीनियर के पास इतना पैसा था तो सोचिए बड़े अफसर्स और नेताओं के पास कितना पैसा होगा। अब ईडी को पूजा पर शक हुआ और उसने चुपचाप तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। जांच में ये बात सामने आई कि चूंकि पूजा सिंघल एक सरकारी कर्मचारी थी, तो वो ज़्यादा पैसा अपने बैंक अकाउंट में तो रख नहीं सकती थी। तो ये करप्शन का पैसा जाता कहाँ है? ईडी ने जांच की तो एक सीए के बारे में पता चला, जो पूजा सिंघल के सारे अकाउंट्स देखता था। ईडी ने उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट पर नज़र रखनी शुरू की और इसी जुलाई में उसे पकड़कर उससे पूछताछ की। जब ईडी ने उसके घर पर छापा मारा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। उसके घर और अलग अलग ठिकानों पर से करीब 19 करोड़ रुपए बरामद हुए।
अब जब इतने पैसे ईडी ने एक साथ देखे तो उसने सीए से पूछा कि ये पैसा किसका है। चूंकि सीए की पोल खुल चुकी थी तो उसने सच बोलने में ही अपनी खैर समझी और उसने बताया कि ये सारा पैसा पूजा सिंघल का है। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल को ईडी दफ्तर में बुलाया और उनसे पूछताछ की 2 दिन तक, और इस दौरान उन्होंने उससे पैसे का सोर्स पूछा। जब उन्हें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला तो उन्होंने पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान एक और खुलासा हुआ। रांची के पल्स हॉस्पिटल के मालिक, जो कि पूजा के हस्बैंड हैं, जो पूजा से शादी करने के बाद एकदम से अमीर हो गए। ईडी ने उनसे पूछताछ की। अब तक वो केवल 30 करोड़ के लोन का हिसाब दे पाए हैं, बाकी 100 करोड़ का हिसाब उनके पास नहीं है। और उन्होंने 30 से भी ज़्यादा शेल कंपनीज बनाई, पर वो सब बोगस ही साबित हुई। ईडी ने बताया कि पूजा ने अपनी सभी पोस्टिंग से अंधाधुंध पैसा कमाया और उनके पास करीब 150 प्रॉपर्टीज से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी के पेपर्स बरामद हुए हैं। अभी पूजा सिंघल पुलिस कस्टडी में है, पर उनकी गिरफ्तारी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर, जो अगर आपने यूट्यूब पर आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यू देखे हों तो ये सब गरीबों के लिए काम करना और सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर ऐसे केस हमें ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें हर जगह पहुंच चुकी हैं। अभी पूजा सिंघल पुलिस की कस्टडी में है और उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। बाकी इस केस में जो भी कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। 15 अप्रैल 2008 यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का गांव बावनखेड़ी। रात के लगभग 1:30-2 बजे होंगे। एक लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। घर के अंदर घुसते हैं तो वहाँ के हालात देखकर दंग रह जाते हैं। अंदर 7 लाशें पड़ी हैं। इस लड़की के परिवार के सारे सदस्य मारे गए। जीवित बची तो ये 25 साल की लड़की, जिसका नाम है शबनम। जो मरे थे वो थे शबनम के माँ बाप, शबनम के 2 भाई, शबनम की एक भाभी, शबनम की मौसी की बेटी और शबनम का भतीजा। रुकिए, दरअसल जिंदा बचने वालों में केवल शबनम ही नहीं थी, कोई और भी उसके परिवार में था जिसे एक खरोंच तक नहीं आई थी, और वो था उसके पेट में 2 महीने का बच्चा। बहरहाल इस घटना के चलते इतनी घुप रात में उस सुनसान से गांव में भी हड़कंप मच जाता है। आसपास के गांव से भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मीडिया से लेकर पुलिस, नेता सब पहुंच जाते हैं। इकट्ठा हुए लोगों के बीच आपस में खुसर फुसर होने लगती है, लेकिन इन सभी बातों में, कानाफूसियों में अनुमान की मात्रा ज़्यादा और सच की कमी बहुत कम रहती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये सब क्यों हुआ। कई लोग तो अब तक ये भी सही से नहीं जान पाए थे कि क्या हुआ। जानते हैं तो बस इतना कि कुछ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा जो इस गांव में कभी नहीं हुआ। उधर शबनम पछाड़ खाते हुए, बिलखते हुए उस रात की घटना सबको बताती है कि कैसे लुटेरे उसके घर में घुस गए और उसके पूरे परिवार का कत्ल कर डाला। वो बच गई क्योंकि वो बाथरूम में थी। यूँ एक तरफ पुलिस उन लुटेरों की खोजबीन में लग जाती है और दूसरी तरफ तफ्तीश और पोस्टमार्टम भी करवा लेती है। उस दिन के कॉल डिटेल्स भी निकाले जाते हैं। लुटेरे तो नहीं मिलते, लेकिन बाकी की जांच से निकल कर आता है इन कत्लों का घिनौना सच। दरअसल पुलिस ने तफ्तीश में जाना कि वो लुटेरे नहीं थे जिन्होंने शबनम के परिवार का कत्ल किया, क्योंकि अव्वल तो मृतकों द्वारा खुद को बचाने की कोई कोशिश की गई हो, ऐसा कोई भी एंगल से दिखता नहीं था। जो कत्ल का उद्देश्य शबनम बता रही थी, यानी लूटपाट, ऐसा पूरे घर में कुछ भी नहीं पाया गया। और हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चला कि मृतकों की हत्या करने से पहले उन्हें बेहोशी की दवा या कोई जहर दिया गया था। कत्ल करने वाला घर का ही कोई सदस्य था जिसने तसल्ली बख्श इस घटना को अंजाम दिया, कोल्ड ब्लडेड। और यहाँ पर पुलिस को शेरलॉक होम्स की तरह डिटेक्शन करने वाली कोई भी तरकीबों की ज़रूरत नहीं पड़ी। शक की सुई एक ही जगह टिकनी थी, शबनम पर, सोटी की। साथ ही शबनम की कॉल डिटेल्स भी इसी तरफ इशारा कर रही थी। कत्ल की रात उसका एक ही नंबर पर कई बार बात करना, कत्ल हो जाने के बाद भी वो उसी नंबर पर कई बार बात कर रही थी। एक और बात जो पुलिस को 1 या 2 दिन बाद पता चली, वो थी शबनम की प्रेगनेंसी, जबकि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन ये सब बड़े कमज़ोर से सबूत थे, सरकमस्टेंशियल, लेकिन सब्सटेंशियल एविडेंस अभी मिसिंग थे। जैसे कत्ल करने के लिए यूज़ किया गया वेपन, वो कहाँ से आया और वो कहाँ गया, कोई इसका गवाह भी नहीं था। अब पुलिस के पास एक ही चारा बचा था, कड़ी पूछताछ, सो की। और तब शबनम ने पूरी कहानी बता दी। एक ऐसी कहानी जिसके बाद आज 11 साल होने को आए हैं, लेकिन आज भी बावनखेड़ी और आसपास के गांव में कोई अपनी लड़की का नाम शबनम नहीं रखता। एक ऐसी कहानी जो शबनम द्वारा पहले बताई गई लुटेरों की कहानी से ज़्यादा अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन ज़्यादा सत्य थी।
वो कहते हैं ना कि सच कई बार कल्पना से ज़्यादा अविश्वसनीय होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है शबनम और सलीम के बीच प्यार से। लेकिन दोनों के परिवारों को, खास तौर पर शबनम के परिवार को ये रिश्ता मंजूर न था। उधर शबनम को परिवार का ये रिश्ता मंजूर न करना मंजूर न था। बस फिर क्या था, जैसे वन फाइन डे होता है वैसे ही वन बैड नाइट में शबनम ने मौका देखकर सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों को हत्या के घाट उतार दिया। पहले इन दोनों ने सबके साथ खाना खाया और इनके खाने में एक बेहोशी की दवा मिला दी। उसके बाद जब पूरा परिवार बेहोश हो गया तो इन दोनों ने एक धारदार कुल्हाड़ी से एक के बाद एक करके पूरे परिवार की हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान सलीम ने बताया कि हत्या करने का पूरा प्लान शबनम ने ही बनाया था और उसने अपने हाथों से ही अपने परिवार को मारा। सोच के देखिए सोच के देखिए कि उसके मन में अपने परिवार को लेकर कितनी नफरत होगी कि उसने अपने हाथों से ही अपने परिवार को मार डाला, अपना हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। जिन 7 लोगों को शबनम ने बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा, उसमें एक 8 महीने का बच्चा भी था जिस पर उसने बेरहमी से वार किया। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वो इस हद तक भी जा सकती है, उसके परिवार ने कभी नहीं सोचा होगा। बहरहाल पूछताछ में शबनम ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही अपने परिवार को मौत के घाट उतारा और उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। आज शबनम जेल में है और अपनी फांसी की सज़ा का इंतजार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के द्वारा दी गई उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा है। उसके बाद शबनम ने राष्ट्रपति से सज़ा माफ़ी की गुहार लगाई थी, लेकिन घटना की क्रूरता को देखते हुए वहाँ से भी ना तो शबनम की सज़ा माफ़ हुई और ना ही कम हुई। अब कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी फ़ाइल की एक रिव्यू पिटीशन पर फैसला आना है। उधर सलीम को भी वही सज़ा मिली है जो शबनम को मिली है। उसकी भी माफ़ी याचना राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा अस्वीकार कर दी गई है। उसकी भी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। अगर रिव्यू पिटीशन में फैसला बरकरार रहता है तो शबनम फांसी की सज़ा पाने वाली आज़ाद भारत की पहली महिला होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसके पेट में पलने वाले 2 महीने के बच्चे का क्या हुआ, तो आपको बताते चलें कि उसे शबनम के ही क्लासमेट ने गोद ले लिया और अब वो 12 साल का है। दरअसल जब वो कॉलेज में था तो उसके पास ट्यूशन की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे और शबनम ने उसकी मदद की थी और उसने उसकी मदद का कर्ज कुछ इस तरह से अदा किया। कई बार कई जुर्म की कहानियाँ हमें अंदर से हिला के रख देती हैं और शबनम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गुस्से में लिए गए एक फ़ैसले ने आज उसका पूरा परिवार और उसका बच्चा भी उससे छीन लिया, जो उसके नाकाम प्यार की निशानी है। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुक्खा सिंह कालवा। अगर आप पंजाब या हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपने सुक्खा कालवा का नाम ज़रूर सुना होगा। पंजाब के इतिहास का सबसे बड़ा डॉन, जिसकी ज़िंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी और इसीलिए इस पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है। हालांकि ये फिल्म विवादित होने की वजह से कभी रिलीज़ नहीं हुई। सुक्खा कालवा का पूरा नाम सुखबीर सिंह कालवा था। उसने अपना नाम अपने गांव के नाम पर रखा था। यह करतारपुर के कालवा गांव में रहता था और इसका पूरा बचपन इसी गांव में बीता। इसके पिता का नाम सुदर्शन सिंह और माता का नाम हरजिंदर कौर था। ये दोनों एनआरआई थे। सुक्खा सिंह कालवा पर 45 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। 2 हत्या और 8 हत्या के प्रयास का और 7 लूट के मामले दर्ज थे। 21 जनवरी 2015 की शाम को 27 साल के कुख्यात बदमाश सुक्खा कालवा का खून हो जाता है। इस खून से पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल उठते हैं कि कैसे एक गांव का सीधा साधा लड़का जो अपने माँ बाप के साथ विदेश में सेटल होना चाहता था, वह कैसे पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। सुक्खा कालवा के माँ बाप बेटे के साथ अमेरिका में सेटल होना चाहते थे और इसके लिए वो दिन रात हाथ पैर मार रहे थे। फाइनली एक दिन भगवान उनकी सुन लेता है और उनका वीज़ा आ जाता है, पर अफसोस कि सुक्खा कालवा का वीज़ा नहीं लग पाता और इसलिए ना चाहते हुए भी उसके माँ बाप उसको उसके मौसी के पास छोड़कर विदेश चले जाते हैं। यहीं से सुक्खा सिंह कालवा, जो उस वक्त 17 साल का था, गलत संगत में पड़ जाता है और अपराध की दुनिया में कदम रखता है। कालों की गर्लफ्रेंड और लव मैरिज। 21 साल की उम्र में सुक्खा कालवा ने जिस लड़की से सच्चा प्यार किया था उससे शादी कर लेता है। लड़की का बाप रिसोर्ट मालिक था, लड़की अमीर घर से थी। बाद में किसी तरह सुक्खा का पासपोर्ट बन जाता है। शादी करके सुक्खा ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। सुक्खा की पत्नी काम करती थी, सुक्खा घर पे रहता था। घर के कामों को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती थी। सुक्खा को उसकी पत्नी घर का काम करने को कहती थी। शादी के कुछ दिन बाद ही सुक्खा उसे छोड़कर घर वापस चला आया। इसके बाद सुक्खा के जीवन में अंधेरा सा छा जाता है। सुक्खा के लड़ाई झगड़े की खबरें अक्सर आने लगती हैं। अब सुक्खा कालवा एक गैंगस्टर बन चुका था।
सुक्खा जिन्हें अपना दोस्त समझकर पाल रहा था, दरअसल वही उसके दुश्मन बनने वाले थे। सुक्खा का उसकी पत्नी से रजामंदी से तलाक हो जाता है। अपने डिवोर्स के बाद सुक्खा अब जलंधर शहर में रहने लगा था। यहीं से सुक्खा गैंगस्टर का जन्म हुआ था। वह पूरी तरह से बुरी संगत में फंस चुका था। सुक्खा की मौत से 6 महीने पहले उसके भाई की कपूरथला जेल में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। सुक्खा कालो की मौत से 1 साल पहले उसे प्रधान सुदर्शन सिंह ढिल्लों के खून करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुक्खा की किस्मत ने कई बार उसका साथ दिया। जालंधर पुलिस से 4 बार सुक्खा सिंह का सामना हुआ था। वह चारों बार बचकर निकलने में सफल हुआ था। अक्टूबर 2010 में सुक्खा कालवा जालंधर पुलिस की हिरासत से भाग निकला था। राजस्थान पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई तो सुक्खा का साथी मारा गया, पर सुक्खा वहां से भी भाग निकलने में सफल रहा। बाद में वह यूपी के नामी बदमाश यामीन के संपर्क में आया। सुक्खा और यामीन ने मिलकर एक व्यापारी के यहाँ लाखों का सोना लूटा। सोने के बंटवारे में सुक्खा और यामीन का झगड़ा हो गया था। यामीन ने सुक्खा का गला रेत कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। उसे लगा कि वो मर गया, मगर इस बार भी सुक्खा बच निकला था। सुक्खा कालवा को सोशल मीडिया से बहुत प्यार था। वह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करता था। उसके 3 फेसबुक फ़ैन पेज थे, जिस पर फॉलोअर्स की संख्या लाखों में थी। सुक्खा जेल में रहने के दौरान भी इन पेजों को अपडेट किया करता था। सुक्खा जब बंदूक के साथ फ़ोटो इन पेजों पर शेयर किया करता था तो उस पर बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर आया करते थे। उसके फॉलोअर्स कम लाखों में थे। खास करके युवाओं में उसकी काफ़ी लोकप्रियता थी। सुक्खा कालवा की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उसके साथी गैंगस्टर उससे खार खाने लगे थे और वो एक मौके की तलाश में थे कि जब उसे रास्ते से हटा सके। उनमें से एक सोनू बाबा भी था। सोनू बाबा ने माना है कि 2 फरवरी 2010 को सुक्खा ने उसके जिगरी यार लवली की हत्या कर दी थी। सुक्खा चाहता था कि सोनू बाबा इस केस में गवाही न दे, पर सोनू बाबा लवली को अपना भाई मानता था। कोर्ट में सोनू बाबा ने सुक्खा के खिलाफ गवाही दी थी। इस बात को लेकर कोर्ट में ही सोनू और सुक्खा के बीच कहासुनी हो गई थी। पुलिस कस्टडी में सोनू ने सुक्खा को थप्पड़ मार दिया था। इस पर नाराज सुक्खा ने कहा था कि जैसे ही वह जेल से बाहर आएगा वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सोनू बाबा इससे बहुत डर गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि सुक्खा जेल से बाहर आकर उसका खून कर देगा। सुक्खा कालवा की हत्या सोनू बाबा ने विक्की कौंडल को सुपारी देकर करवाई थी और ऐसा कहते हैं कि सुक्खा कालवा को इस बात की पूरी जानकारी थी कि पुलिस कस्टडी में उसकी जान को खतरा है और उसने अपने परिवार से कहा भी था कि शायद वो अब जिंदा न बचे। 20 जनवरी 2015 सुक्खा कालवा को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करना था, इसलिए उसे नाभा जेल से निकालकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाया जा रहा था। रास्ते में पुलिस ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी और पुलिस वाले जिस वैन में सुक्खा कालवा था उसे अकेला छोड़कर चाय पीने चले गए। तभी विक्की कौंडल और उसकी गैंग के लोगों ने सुक्खा सिंह कालवा को अकेला पाकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हिरासत में होने की वजह से सुक्खा कालवा कुछ भी नहीं कर सका। कहते हैं कि उसके शरीर पर 100 से भी ज़्यादा गोलियां मारी गई थी और उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पर गोली ना मारी गई हो। और उसे मारने के बाद गैंगस्टर्स ने पुलिस के सामने ही भंगड़ा भी किया था और पुलिस चुपचाप ये सब देखती रही थी। ऐसा माना जाता है कि पुलिस भी सुक्खा के मर्डर में इन्वॉल्व थी। हालांकि इस बात पर अभी जांच चल रही है। तो ये थी पंजाब के मशहूर डॉन सुक्खा सिंह कालवा की स्टोरी। अगर आप सुक्खा सिंह कालवा के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस पर एक फ़िल्म भी बनी है शूटर, जो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कर्नाटक के रायचूर में एक महिला दूसरी महिला को एक वीडियो भेजती है और उसे कहती है कि ये वीडियो जरूर देखे, और ना चाहते हुए भी महिला उस वीडियो को देखती है और उस वीडियो को देखने के बाद उस महिला के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में एक पुरुष और महिला आपस में संबंध बना रहे थे। ये वीडियो देखने के बाद महिला के पैरों तले जमीन निकल जाती है और ये वीडियो अपने पति को दिखाती है और उनके भी होशो हवास उड़ जाते हैं। ये कहानी है कर्नाटक के रायचूर जिले की। एक महिला अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए एक सरकारी स्कूल में पहुंचती है। वहाँ पर टीचर अजहरुद्दीन, जो कि बच्ची का एडमिशन करते हैं, उनकी नजर बच्ची की मां पर पड़ती है, जो बला की खूबसूरत होती है। उसे देखते ही वे अपना दिल उसे दे बैठते हैं। बहरहाल बच्ची का एडमिशन हो जाता है और उसके बाद टीचर बार बार बच्ची से कहते हैं कि वो अपनी माँ को स्कूल लेकर आए। इस तरह महिला और टीचर बार बार मिलते हैं और उनमें नजदीकी बढ़ जाती है। इसके बाद एक दिन अजहरुद्दीन महिला से कहते हैं कि उसकी बच्ची पढ़ाई में कमजोर है और वो उसे फ्री में ट्यूशन देंगे। महिला को भी कोई दिक्कत नहीं होती और अगले ही दिन से अजहरुद्दीन महिला के घर उसकी बच्ची को पढ़ाने आ
जाते हैं। वो जब कभी भी घर आते तो महिला और उसकी बच्ची के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर लेकर आते। इस तरह महिला और अजहरुद्दीन में नाजायज संबंध बन जाते हैं। अब वो जब भी घर पढ़ाने आते तो महिला के साथ संबंध बनाते और उसकी एक और बुरी आदत थी कि वो संबंध बनाते हुए महिला का वीडियो भी ले लेते थे। महिला ने शुरुआत में तो इसका विरोध नहीं किया, फिर उसने इसका विरोध करना शुरू किया। उसका कहना था कि कहीं ये वीडियो गलती से वायरल हो गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा। देखते ही देखते महिला और अजहरुद्दीन का वीडियो पता नहीं कैसे सोशल मीडिया पर पहुंचा और वहां से वायरल हो गया। और ये वीडियो घूमते घूमते गोवा पहुंचा, जहां इसे एक महिला ने देखा और अपनी सहेली के साथ शेयर किया। और वो सहेली कोई और नहीं बल्कि अजहरुद्दीन की वाइफ थी, जो ये वीडियो बार बार देखती है और उसे ये एहसास होता है कि इस वीडियो में जो इंसान है वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। और जब वो ये वीडियो अपने पति को दिखाती है और इस बारे में उससे पूछती है तो वो अपनी पोल खुलते देख वहाँ से भाग जाता है। जब महिला को पता लगता है कि अजहरुद्दीन ने उसका वीडियो वायरल कर दिया तो वो घबरा जाती है, पर हिम्मत करके पुलिस के सामने इस बात को रखती है और अजहरुद्दीन की शिकायत करती है। पुलिस अजहरुद्दीन को हिरासत में लेती है और पूछताछ पर पता चलता है कि अजहरुद्दीन ने केवल इस महिला नहीं बल्कि कई स्कूल की छात्राओं के साथ भी गलत हरकतें की थी। वो छोटी बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स को छूता था। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर अजहरुद्दीन को हिरासत में ले लिया है और अभी वह सलाखों के पीछे है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक। दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहे जाने वाले रॉबर्ट पिक्टन की हैवानियत की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने 49 महिलाओं का कत्ल किया और अब कनाडा की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसे अपने गुनाहों के प्रायश्चित से ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि वह 50 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाया। आप जानकर सन्न रह जाएंगे कि उसने सिर्फ वेश्याओं का कत्ल किया। वह उन्हें पैसे देकर अपने घर लाता था, फिर शारीरिक संबंध बनाने के बाद उनका बेरहमी से हत्या कर देता था। जेल से रॉबर्ट से पूछताछ की एक फुटेज जारी हुई है जिसमें वो 49 महिलाओं की मौत की बात को कबूल कर रहा है। वह सिर्फ एक और महिला का कत्ल करने का रिकॉर्ड बनाना चाहता था। एक न्यूज़ वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में उसने कहा है कि उसे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि उसने 49 महिलाओं का कत्ल किया, बल्कि उसको इस बात का दुख है कि वो 50वां कत्ल नहीं कर पाया और 50 के आंकड़े को नहीं छू पाया। तो आइए आपको आज रॉबर्ट पिक्टन की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। रॉबर्ट विलियम पिक्टन का जन्म 24 अक्टूबर 1949 में लियोनार्ड और लुइस पिक्टन के घर में हुआ था, जो वैंकूवर से 27 किलोमीटर दूर पोर्ट कॉकटिलम, ब्रिटिश कोलंबिया में सूअर किसानों का एक परिवार था। उसकी बड़ी बहन लिंडा को वैंकूवर में रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, क्योंकि उसके माता पिता ने सोचा था कि सूअर फार्म में एक महिला को पालना गलत होगा और उसका भविष्य खराब होगा। रॉबर्ट और उसके छोटे भाई डेविड ने कम उम्र में ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। रॉबर्ट पिक्टन के पिता का व्यवहार रॉबर्ट से अच्छा नहीं था। वह अक्सर उसे बिना धुले गंदे कपड़ों में खाद लेने भेजते थे और स्कूल में गंदे कपड़े पहनकर जाने की वजह से उसके सहपाठी उसे बदबूदार सूअर कहकर बुलाते थे। पिक्टन का अपनी माँ से गहरा लगाव था और अपने पिता से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। जब वह अपनी किशोरावस्था में था उसने अपनी बचत का उपयोग कर एक बछड़ा खरीदा, जो उसका फेवरेट जानवर बन गया। एक दिन जब रॉबर्ट स्कूल से वापस आया तो उसने बछड़े को घर पर नहीं पाया और जिसकी वजह से वो परेशान हो गया। उसकी माँ ने उसे बछड़े को सूअरों के फार्म में ढूंढने को कहा, जहाँ उसे मरा पाया। इस घटना ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला। पिक्टन ने 1963 में 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और कसाई घर में काम करने लगा। 1970 में उसने पारिवारिक खेती को पूर्णकालिक काम बना लिया और अपनी पढ़ाई छोड़ दी। 1978 में उसके पिता की मृत्यु हो गई और अगले वर्ष उसकी माँ की भी मौत हो गई। खेत को पिक्टन और उनके दोनों भाई बहनों में बांट दिया गया। लिंडा और डेविड दोनों खेती नहीं करना चाहते थे। डेविड ने घर पर कब्जा कर लिया और रॉबर्ट ने टेलर में संपत्ति की दूर दराज के इलाके में रहते हुए अपने दम पर खेती चलाना शुरू कर दिया। रॉबर्ट पिक्टन अब अकेला ही अपने फार्म्स की देखभाल करने लगा, पर यह अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि चूंकि वो अपनी माँ के काफ़ी करीब था, तो उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया था और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो सेक्स वर्कर को फार्म पे बुलाने लगा। चूँकि वो बचपन से ही कसाई खाने में काम करता था, तो उसको जानवरों को काटने में बड़ा मज़ा आता था। उसने बताया कि सेक्स के दौरान वो काफ़ी वायलेंट हो जाता था और अपने साथी पर बिल्कुल काबू पा लेना चाहता था, और इसी चक्कर में उसने पहली बार एक सेक्स वर्कर का कत्ल कर दिया। कत्ल करने से पहले उसने महिला को जहरीला इंजेक्शन लगाया और जैसे ही उसने अपना होश खोया तो रॉबर्ट ने उस पर चाकू से कई वार किए और तब तक किए जब तक वो मर नहीं गई। उसके बाद उसने उसकी लाश को अपने फार्म हाउस में ही दफना दिया। इसके बाद तो जैसे उसे दूसरों का कत्ल करने का चस्का ही लग गया। इसके बाद तो रॉबर्ट ने इन रेड लाइट एरिया को अपना घर ही बना लिया। वो बतौर ग्राहक यहाँ पर जाता और उसके बाद एक महिला को चुनता।
उसके बाद उसे घर लेके आता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और उसके बाद जहरीला इंजेक्शन लगाकर उसे मौत के घाट उतार देता। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनका बड़ी ही बेरहमी से हत्या करता। उन पर चाकू से इतने वार करता जब तक कि उनके शरीर का एक एक हिस्सा न कट जाता। कत्ल करने के बाद रॉबर्ट इन वेश्याओं की लाश को अपने पिग फार्म में दफना देता था। साल 1995 से लेकर 2001 तक रॉबर्ट ने कुल 49 वेश्याओं को मौत के घाट उतारा। पर कहते हैं ना कि पापों का घड़ा भी एक दिन जरूर भरता है। रॉबर्ट के पापों का घड़ा 6 फरवरी 2002 को भरा, जब पुलिस ने पड़ोसियों की कंप्लेंट पर रॉबर्ट के फार्म हाउस पर इलीगल वेपन्स रखने के लिए रेड मारी। इस दौरान पुलिस को इलीगल वेपन्स के साथ साथ कई महिलाओं के कपड़े और पर्सनल बिलोंगिंग्स मिली। पुलिस को रॉबर्ट पर शक हुआ। उन्होंने जांच की और पाया कि रॉबर्ट के घर से जो औरतों का सामान मिला है वो हाल ही में गायब हुई कई महिलाओं से मैच होता है। जब पुलिस ने रॉबर्ट से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा कि उसने एक दो नहीं बल्कि 49 महिलाओं का कत्ल किया है और उसे इस बात का अफसोस था कि वो पकड़ा क्यों गया। अगर वो ना पकड़ा जाता तो वो 50वां कत्ल कर सकता था। रॉबर्ट पिक्टन को उसके जुर्मों के लिए आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। यानी जब तक वो जिंदा रहेगा जेल में रहेगा, जेल से बाहर कभी नहीं निकलेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही आने वाली हमारी और कहानियों को सुन पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। इंसानों को मारकर उनके मांस को खाना शेर और बाघ जैसे खूंखार जंगली जानवरों की तो प्रवृत्ति होती है, लेकिन यदि इंसान ही किसी दूसरे इंसान को मारकर उसकी मांस को खाने लगे तो ये कितना हैरान करने वाला होगा। जी हाँ, सुनने में तो ये बहुत ही अजीब और डरावना लगता है, मगर ऐसा पाकिस्तान में कुछ वर्ष पहले हो चुका है। यहाँ दो ऐसे आदमखोर भाई मौजूद हैं जो कब्र से 150 से भी अधिक मुर्दों को बाहर निकालकर उन्हें खा गए थे। मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली इन दोनों भाइयों का नाम है। ये लोग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भक्कर ज़िले के दरिया खान के रहने वाले हैं। यहाँ खवार कलन गांव में ये लोग रहते हैं। दोनों ही भाइयों की शादी हो चुकी है, लेकिन इन दोनों की बीवियां इन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। इन पर यह आरोप लगा है कि दोनों भाइयों ने अपनी बीवियों के साथ काफ़ी मारपीट की थी। उनके साथ गाली गलौज भी ये करते रहते थे। इसी वजह से इनकी बीवियां इन्हें छोड़कर चली गई। दोनों नरभक्षी भाइयों को साल 2011 में पहली बार तब गिरफ्तार किया गया था जब वहीं पास के ही एक कब्रिस्तान में एक महिला का शव अचानक गायब हो गया। उस महिला का नाम सायरा परवीन था। उसकी मौत कैंसर से हुई थी। सायरा के घर वाले जब उसे कब्रिस्तान में दफनाकर चले गए और अगले दिन आए तो उन्होंने देखा कि उसकी कब्र खुदी हुई थी और शायरा का शव गायब था, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। छानबीन के दौरान पुलिस को कहीं से पता चला कि सायरा के शव के गायब होने में फरमान अली और आरिफ अली का हाथ है। जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची तो देखा कि अंदर वाले कमरे में एक पतीली में करी जैसी कोई चीज़ रखी हुई थी। जब पुलिस ने और भी जगह पर जांच की तो उन्हें घर के बाहर एक बोरी में सायरा की लाश मिली, जिसे देखकर वह दंग रह गई क्योंकि उस लाश के कई अंग कटे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया और करी वाले पतीले को जांच के लिए लैब में भिजवाया, जहां ये पता चला कि वो करी इंसानी मांस की बनी हुई थी। जब पुलिस ने दोनों भाइयों से पूछताछ की तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। उन्होंने बताया कि वो कब्र से ऐसे मुर्दों को निकालते थे जो हाल ही में दफनाए गए हों और उन्हें अपने घर लेकर आते थे। इसके बाद वो उसकी करी बनाकर खाते थे। उनका कहना था कि वो अब तक 100 से ज़्यादा मुर्दों को खा चुके हैं। ये बात अप्रैल 2011 में उन्होंने गिरफ्तारी के बाद बताई थी। बाद में दोनों आदमखोर भाइयों को अदालत में पेश किया गया, लेकिन यहाँ एक परेशानी खड़ी हो गई क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की हरकत के लिए आरोपी को क्या सज़ा दी जाए, इसका कोई प्रावधान ही नहीं था। इसलिए उन दोनों पर कब्र से छेड़छाड़ करने और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत ने इन दोनों को 2-2 साल की सज़ा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों को मियांवली जिला जेल में रखा गया। हालांकि वो वहां जेल में कम, अस्पताल में ज़्यादा रहे थे क्योंकि उनका मानसिक इलाज किया जा रहा था। जब दोनों नरभक्षी भाइयों की सज़ा पूरी हो गई तो उन्हें मई 2013 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद दोनों भाई अपने गांव पहुंचे, लेकिन वहां लोग उनकी रिहाई का विरोध करने लगे। अब उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं लोग उन्हें जान से न मार दें। इसलिए दोनों भाई किसी से मिलते जुलते नहीं थे और इलाके में कम ही दिखाई देते थे। अप्रैल 2014 में स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की कि दोनों भाइयों के घर से सड़े हुए मांस की गंध आ रही है। इसके बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा तो नज़ारा हैरान करने वाला था। उन्हें एक कमरे में 2 साल के बच्चे का सिर बरामद हुआ, जिसे मौत के बाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। साथ ही वहाँ एक पतीले में इंसानी मांस की करी रखी हुई थी। यह नज़ारा ठीक वैसा ही था जैसा साल 2011 में पुलिस के छापे के दौरान था।
इसके बाद पुलिस ने उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और एक बार फिर से अदालत में पेश किया। अब अदालत के पास फिर से वही परेशानी थी कि ऐसी हरकत करने के लिए उन्हें क्या सजा दी जाए, क्योंकि इसको लेकर तो कानून में कोई प्रावधान ही नहीं था। बाद में मामले को पंजाब के सरगोधा में आतंकवाद निरोधक अदालत को सौंप दिया गया। इस अदालत ने फरमान अली और आरिफ अली को बच्चे की कब्र को छेड़ने के साथ साथ आतंक फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी पाया और 12-12 साल की सज़ा सुनाई। फिलहाल दोनों नरभक्षी भाई जेल में ही हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।